वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम देखे थे 23 क्वेश्चन जो हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हमारी लास्ट क्लास में ही हो चुकी थी। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन गैस टू दैट इन हीलियम गैस एट 300 केल्विन। इसका आंसर हमने क्या निकाला था? √3/5। व्हाट इज द आंसर? √3/5। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। आज हम कंटिन्यू करेंगे। सवाल है हमारा, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कॉलोइडल पार्टिकल्स। यानी कि किसी भी कॉलोइडल पार्टिकल्स है उसकी डायमीटर क्या होती है। हमेशा आपसे रेंज में पूछा जाता है, ठीक है। कॉलोइडल पार्टिकल्स की हमेशा आपसे रेंज में पूछा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शंस नहीं दिया हुआ रहता है। बट मुझे ये क्वेश्चंस हमें लगा कि इस प्रकार से क्वेश्चंस बनाना चाहिए। बट हालांकि इसमें अगर पूछा जाता है तो रेंज में पूछा जाता है। तो कॉलोइडल की डायमीटर की जो रेंज होती है ना, वो 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर होती है। यानी कि 10⁻⁹ मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 नैनोमीटर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और 10⁻⁻6 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर। ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर, इजंट इट। या तो आपको रेंज में ये मिलेगा या तो आपको रेंज में ये मिलेगा। घबराना नहीं है, आप उचित जवाब दे सकते हो। ओके, यदि इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो आपका इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है? या तो आपका, देखिए, कॉलोइडल पार्टिकल जरूरी नहीं कि वो इसी रेंज में रहे, थोड़ी बहुत वेरी कर सकता है इसकी डायमीटर। ओके, तो या तो वो सर 10⁻⁷ भी हो जाएगा इसका आंसर, 10⁻⁻15 भी हो जाएगा। ओके, यदि ऐसा है तो फिर आप क्या लिखोगे? 10⁻⁻15। अगर रेंज में दिया है तो आपको यही रेंज फॉलो करना है। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, सवाल देखते हैं। सबसे पहले सवाल है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट इज गिवन बाय। यानी कि गैस कांस्टेंट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? आर, गैस कांस्टेंट तो यही है ना, आर। सीपी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि हमारा गैस कांस्टेंट एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की केसेस में इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? प्रेशर माइनस वॉल्यूम। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आर इज इक्वल टू सीपी माइनस सीवी। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, ये सभी क्लियर है? आगे देखते हैं आगे की सवाल क्या है। आगे की सवाल जो है हमारी क्वेश्चन नंबर 26, इसमें ये पूछा गया है, द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या पूछा गया? द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एडियाबैटिक गैस इज, सॉरी मैं भी क्या पढ़ रही हूँ, द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राई एटोमिक, है ना। किसके बारे का है? ट्राई एटोमिक के बारे का है। और ट्राई एटोमिक यानी कि ट्राई एटोमिक, ट्राई का मतलब 3, एटोमिक मतलब एटम्स। ओके, ट्राई एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्राई एटोमिक की बात हो रही है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। तो ट्राई एटोमिक में आप याद कर लीजिएगा 6। इसमें ट्रांसफॉर्मेशनल रहता है लगभग 3 और रोटेशनल रहता है 3, ठीक है। तो इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका कितना हो जाता है? 6। ओके, अब बात करते हैं डाई एटोमिक में। डाई एटोमिक में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डाई एटोमिक के लिए 5 हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशनल 3 एंड रोटेशनल 2। फिर बात करते हैं मोनो एटोमिक में। तो मोनो एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है? 3। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ट्राई एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 6। डाई एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 5। मोनो एटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछेगा। ओके ओके, आगे सवाल की ओर देखते हैं। आगे जो हमारे सवाल है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा कौन सा आंसर सही हुआ? आंसर नंबर सी। अगला जो सवाल है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? यानी कि आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314। ओके, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.314। और 8.314 इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्या हो जाएगी? मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जूल पर मोल
केल्विन। 81314। ओके, आगे मूव करें। आगे जो हमारा सवाल है ना, देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, थोड़ा ध्यान से देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, जेड की वैल्यू क्या है फॉर द आइडियल गैस। आइडियल गैस भी कहा है इसमें, आइडियल गैस में जेड की वैल्यू क्या है। आप तो याद रखिएगा, आइडियल गैस की यदि हम बात करें तो आइडियल गैस में जेड की वैल्यू हो जाती है हमेशा 1, और वही अगर बात करें नॉन आइडियल में, नॉन आइडियल में हमेशा जेड की वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1। याद रहेगा। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करें। आगे जो हमारा सवाल है ना, सवाल देखिए, सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में ये कहा गया है, द टर्म्स विच अकाउंट फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन अ वंडरवॉल इक्वेशन। यानी कि वंडरवॉल इक्वेशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हम लोग किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वंडरवॉल इक्वेशन है क्या हमारा। तो वंडरवॉल इक्वेशन हमारा p प्लस ए वाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब देखिए इसमें जो ये वाली टर्म्स है ना, देखिएगा ध्यान से, ये वाली टर्म्स है ना, ये ए वाई वी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या है ये, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वी माइनस बी क्या हमारा, वी माइनस बी ये है हमारा करेक्ट वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम। ओके, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, पी क्या है प्रेशर। ओके, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमारा क्या है, ए वाई वी स्क्वायर। या तो आपको डायरेक्ट पूछेगा ए वाई वी स्क्वायर, या तो आपको कंबाइन में पूछेगा पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गया, पी प्लस 1/बी स्क्वायर। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हुआ। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान से देखिए। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, आपसे डायरेक्ट आपसे पूछता है कि उसकी यूनिट क्या है ना। सबसे पहली बात कि आपसे पूछा जाता है यूनिट क्या है। आंसर की पे मत जाए, ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए। हम आपको लिखवा देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यदि हम बात करें किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसकी हम बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर में इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यदि हम बात करें सेकेंड ऑर्डर में इसकी यूनिट हो जाती है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब बात करते हैं जीरोथ ऑर्डर में। जीरोथ ऑर्डर में इसकी जो यूनिट हो जाती है ना, यूनिट होती है आपकी जीरोथ ऑर्डर की हम बात करें मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या काम ने, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, ये याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर का हमने क्या बताया यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट हमने बताया सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट हमने क्या बताया, लीटर इनवर्स मोल इनवर्स। ये आप याद कर लीजिएगा क्योंकि आपसे डायरेक्ट सवाल में पूछा जाएगा। एंड जीरो ऑर्डर की यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिएगा सेकेंड इनवर्स सब में, ठीक है। अब सेकेंड और जीरो में यदि हम बात करें, जीरो में मोल और लीटर इनवर्स है, लेकिन इसमें क्या है, सेकेंड ऑर्डर में लीटर और मोल इनवर्स है सिर्फ। तो आपका कौन सा जवाब होगा, जवाब नंबर बी, आंसर की पे न जाए, जवाब नंबर बी आपका सही जवाब। आगे देखते हैं, आगे जो हमारा सवाल है ध्यान से देखेंगे, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अब देखते हैं आगे के सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नॉट फर्स्ट ऑर्डर, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पूछा। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की कौन सी एग्जाम्पल है, ये शुगर कैन,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी, शुगर केन C12H22O11, C12H22O11 जब ये H2O के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज क्या है C6H12O6 एंड फ्रुक्टोज क्या है C6H12O6। ओके, आगे देखते हैं। आगे जो हमारा सवाल है ना, सवाल क्या हमारा, अगला सवाल है व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का क्या काम होता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, जब कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, जब कोई रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ही बनेगा ना। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में जिस एनर्जी का यूज़ होता है, जो एनर्जी लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट है A+B, अब ये दोनों के बीच रिएक्शन हो रही है, कुछ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है ना, तब ना हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, नो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक केमिकल बॉन्ड, नो, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए नहीं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और चौथा है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। ये बिल्कुल नहीं है, क्या है आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, EA। इसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं, EA। ओके, आगे जो सवाल है, आगे सवाल की ओर मूव करते हैं। आगे जो सवाल है हमारा, क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, द सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ। सेल कांस्टेंट को किस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। सेल कांस्टेंट जो होती है ना, सेल कांस्टेंट यानी कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे गए, क्या रखे गए हैं, दो इलेक्ट्रोड रखे गए। अब सेल कांस्टेंट क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है ना, कि ये दोनों इलेक्ट्रोड का जो डिस्टेंस है, ये दोनों इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये एक इलेक्ट्रोड, ये देख रहे हो, ये एक इलेक्ट्रोड कितने एरिया को कवर करता है। चाहे आप ये इलेक्ट्रोड को लो, चाहे आप ये इलेक्ट्रोड को लो, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये एक इलेक्ट्रोड कितने एरिया को कवर करता है। यानी कि आपकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड, है ना, क्या हो जाएगा, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड, आइदर यानी कि दोनों में से एक, ठीक है, यही फॉर्मूला हो जाएगी सेल कांस्टेंट। ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, लेंथ कितनी है, और एरिया पूछा है, एरिया किसका पूछा है, किसी एक का, इसका एरिया या फिर इसका एरिया। ये बात क्लियर हुई। ओके, आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारे सवाल है, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड टू द एरिया ऑफ आइदर इलेक्ट्रोड। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 34, डाइल्यूशन मीन्स, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, डाइल्यूशन किसी भी चीज़ में, डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब हम लोग सॉल्वेंट में जब हम लोग किसी सॉलिड में पानी मिला देते हैं उसी को ना डाइल्यूशन कहते हैं, है ना। यानी कि किसकी मात्रा को बढ़ाना, सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाना। आपके पास किसी चीज़ का घोल है, सत्तू का घोल, ठीक है, आपके पास एक सत्तू का घोल है, आप उसको डाइल्यूट कर रहे हो, यानी कि आप उसमें पानी की मात्रा को ऐड कर रहे हो ना, पानी की मात्रा को ऐड करो। और यहाँ सत्तू क्या है, सत्तू सॉल्यूट है और पानी क्या है, सॉल्वेंट है।
तो आपने पानी की मात्रा को ऐड किया, यानी कि सॉल्वेंट को ऐड किया, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सॉल्वेंट। आगे सवाल देखते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, डाइपोल मोमेंट H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, ये दोनों के बीच जो डाइपोल मोमेंट है ना, ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली डाइपोल मोमेंट हम लोग किसे कहते हैं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें हो उसे हम कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। और फिर बात हो रही है ये किस पे डिपेंड करता है? डाइपोल मोमेंट या तो उसके चार्ज पे और दोनों के बीच उसके लेंथ पे, डिस्टेंस पे। ठीक है, ये Cl माइनस है, ये H प्लस है, दोनों के चार्ज पे तो डिपेंड करता ही है, इसके अलावा दोनों के बीच की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, चार्ज एंड लेंथ ऑफ ए डाइपोल। आगे देखिए, आगे सवाल की ओर मूव करते हैं। आगे जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 36। बोर हो रहे हो? इसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा, बोर नहीं होना आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज एडेड इन वॉशिंग पाउडर फॉर कीपिंग इट ड्राई? हम लोग हमेशा देखते हैं कुछ कुछ एलिमेंट्स को, जैसे कि अगर सोडियम की बात करें, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है, वैसे ही इसमें से कौन सा है जिसको वॉशिंग पाउडर में रखा जाता है? वॉशिंग पाउडर की बात हो रही, तो वो क्या आपका? सोडियम सिलिकेट। क्या है आपका? सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट। इसको कहाँ रखा जाता है? वॉशिंग पाउडर में सुरक्षित रखा जाता है। ओके, आगे सवाल देखते हैं। विच है, ये सवाल देखिएगा, विच, सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? ठीक है, इसमें कौन सा है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है सबसे ज़्यादा है? एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बता दूँ 1.000277। ठीक है, ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बता दूँ कितनी हो जाती है? 1.5। डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको बता दूँ, डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाती है आपकी 2.417। ओके, आप बताइए इसमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है? डायमंड की, है ना? डायमंड जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी ही स्ट्रॉन्ग है, इतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, और अगर वही बात करें वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 1। आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? आइस में क्या हो जाएगी? 1.31। वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है? वाटर में हो जाएगी 1.33। ओके, ये सब याद रहेगा। ये मैं सोची कि कल एग्ज़ाम है और मैम आज ही आप करवा रही हो। मैं चाहती हूँ कि एंड मोमेंट में आपका अच्छे से जो आपने पढ़ा हुआ है वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। यानी कि डायमंड उसका सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का डायमंड सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन ड्यू टू। ठीक है, क्या क्यों इंक्रीज होता है? पहले आपका एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयन्स एंड द आयोनिक मोबिलिटी ऑफ सॉल्यूशंस, complete dilution of the electrolyte at standard dilution and increase in the ionic mobility of the solution, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मोबिलिटी में इंक्रीमेंट होगी तो उसकी डाइल्यूशन में भी इंक्रीमेंट होगी। ओके, आगे सवाल की ओर देखते हैं। आगे जो हमारा सवाल है ना, सवाल नंबर 39, व्हाट इज द टेम्परेचर अबव विच आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हुए भी, ठीक है, उस टेम्परेचर के ऊपर में नॉन फेरोमैग्नेटिज्म को शो करता है। ठीक है, वो क्या है? क्यूरी टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, देयर एग्जिस्ट नो सच टेम्परेचर। ठीक है, वो आपका कौन सा टेम्परेचर? दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर वही टेम्परेचर होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस
उस क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर में अपना फेरोमैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। आगे देखिए, ओके अब डायरेक्ट सवाल पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.33, ऑप्शन नंबर डी। ओके अब देखिए अगला जो सवाल है ना, इंटरेस्टिंग सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हैविंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, क्या कहा है कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री है अल्कोहल है, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, लेकिन उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ में 1 डिग्री कैसे होता है, कार्बन 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 OH। ठीक है, देखिए ये HH कनेक्टेड है, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्यों हुआ ये, 1 डिग्री अल्कोहल ये क्यों हुआ, सबसे पहली बात 1 डिग्री अल्कोहल ये क्यों हुआ, ये OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, हमने क्या कहा, ये OH जिस कार्बन के साथ कनेक्ट होता है उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट हैं, एक ही कार्बन है ना, जिस कार्बन से OH कनेक्ट होता है उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट है, एक कार्बन। ये कार्बन तो ये कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये वाली कार्बन तो है कि नहीं, और ये वाली कार्बन से ये कनेक्टेड है, यानी कि कितनी कार्बन कनेक्टेड है, एक ही कार्बन कनेक्टेड है, तो ये हो गई आपकी 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। हमने क्या कहा, OH जिस कार्बन से कनेक्ट होती है उस कार्बन से 2 कार्बन कनेक्ट हो, वो क्या हो जाएगा 2 डिग्री। लेकिन यहाँ पे सेम कार्बन बोला 1 2 3 4, यहाँ पे और एक कार्बन लगा देते हैं। ओके, इधर हाइड्रोजन आप कनेक्ट कर लीजिएगा, इसे हमने क्या कहा 2 डिग्री। अब फिर देखिए 3 डिग्री के बारे, 3 डिग्री आपका क्या है, जिस कार्बन से OH कनेक्ट होता है, ठीक है, उस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्ट होंगे। ओके, जिस कार्बन से OH कनेक्ट होता है उस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट होंगे, 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 डिग्री। आप हाइड्रोजन कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, अब इसमें पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, किसको तोड़ना आसान रह जाता है। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये वाली कार्बन है, इसको इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तीनों तरफ से, इधर से भी खींच रहा है, सॉरी, इसको जो है चारों तरफ से खींच रहा है ना, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी ना, 3 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, है कि नहीं। फिर देखिए इसको इधर से भी खींच रहा है, ये वाले कार्बन को देखिए, इसको इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, तो इसकी भी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री के कंपैरिजन में। यानी कि 1 डिग्री की जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो हायर होगी 2 डिग्री से, 2 डिग्री की बॉइलिंग पॉइंट होगी हायर होगी 3 डिग्री से। दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब। आगे देखिए, आगे जो आपका सवाल है, ये बात हुई क्लियर सभी को। ओके, आगे जो आपका सवाल है ना, सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या कहा हमने, सवाल नंबर 42 यानी कि 42। इसमें क्या कहा है, द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मिंग कम्प्लीटली न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय इंटरमिक्सिंग देम इज नोन एज, यानी कि जब न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जब इंटरमिक्सिंग होता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण। संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये जैसे कि sp, एक s ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स दोनों का मिक्सअप हो गया, sp ऑर्बिटल्स, sp3 ऑर्बिटल्स, है ना, sp2 ऑर्बिटल्स, sp3d ऑर्बिटल्स, ये सब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अगला जो सवाल है, नेम द मेजर स्टोरेज, नेम द मेजर स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल। एनिमल में कार्बोहाइड्रेट का मेजर स्टोरेज क्या है,
सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च। अगर हम प्लांट में बात करें तो सेलुलोज हो सकता है। काइटिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। सही जवाब क्या है? ग्लाइकोजन। चौथा, अगला जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर देखिएगा, सवाल नंबर 44। विच क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंसिडर्ड एज नॉन शुगर? यदि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की टाइप क्या हो सकती है? या तो वो मोनोसैकेराइड हो सकती है, ठीक है, मोनोसैकेराइड यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट। मोनोसैकेराइड क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसे आगे विभक्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। दूसरा पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है ओलिगोसैकेराइड, यानी कि जिसको 2 से लेकर 9 यूनिट में विभक्त किया जा सकता है। और तीसरा है आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड यानी कि इसको 10 से लेकर n टाइम्स तक विभक्त किया जा सकता है। ओके, ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत ही आपका होता है डाइसैकेराइड। यदि 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड। 3 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड है, ट्राइसैकेराइड, ठीक है। वैसे ही टेट्रासैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत 2 से 9 यूनिट तक को गिना जाता है। पॉलीसैकेराइड 10 से ज़्यादा। ओके, यदि 10 से ज़्यादा हो, ये जो होती है ये शुगर होती है, इसमें मिठास होती है, ये भी शुगर होती है। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होती है ना, ये क्या हो जाती है? नॉन शुगर हो जाती है। पॉलीसैकेराइड क्या हो जाती है? नॉन शुगर हो जाती है। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है मोनोसैकेराइड, ऑप्शन नंबर बी है डाइसैकेराइड, ऑप्शन नंबर सी है पॉलीसैकेराइड एंड ऑप्शन नंबर डी है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड के बारे में हमने क्या बताया? 2 से लेकर 9 यूनिट हो सकते हैं। पॉलीसैकेराइड में 10 से ज़्यादा, 10 से लेकर n यूनिट। डाइसैकेराइड में 2 यूनिट, यानी कि डाइसैकेराइड आपका किसके अंतर्गत आएगा? ओलिगोसैकेराइड के अंतर्गत। मोनोसैकेराइड में स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 यूनिट, ठीक है। तो नॉन शुगर के बारे में हमने क्या बताया? पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सवाल नंबर 45। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज गिव्स। सेलुलोज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देता है? सेलुलोज क्या है? ये पॉलीसैकेराइड है ना। सेलुलोज को जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये एन नंबर ऑफ डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। कितना? एन नंबर ऑफ डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ सेलुलोज। क्या है? डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आगे देखिए, आगे जो सवाल है ना, सवाल नंबर 46। व्हाट डज NaOH डू इन मैलोनिक एस्टर सिंथेसिस? मैलोनिक एस्टर की जब सिंथेसिस होती है, इसमें NaOH का क्या काम होता है? ठीक है, मैलोनिक एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH serve as base with promote depromotation। दूसरा NaOH serve as catalyst, both and be none of the above। क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। विच इज नॉट प्रेजेंट इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहते हैं? RMgX। यही है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। R फॉर अल्काइल ग्रुप। अल्काइल क्या हो सकता है आपका? या तो वो मिथाइल होगा, या तो वो मिथाइल होगा, ओके, या तो वो इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, हेप्टाइल होगा। इसी प्रकार से Mg क्या है आपका? Mg फॉर मैग्नीशियम। एक्स फॉर क्या है? हेलोजन। एक्स क्या हमारा? हेलोजन ग्रुप। एक्स इज हेलोजन। ओके, तो मिथाइल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, यस। मैग्नीशियम इसमें प्रेजेंट है, यस। हेलोजन इसमें प्रेजेंट है, यस। कौन सा प्रेजेंट नहीं है? COH ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही जवाब है। आगे मूव करें। आगे जो हमारा सवाल है, सवाल क्या है? सवाल नंबर 48। हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइजेस एपाइरिडीन मॉलिक्यूल्स। इस एपाइरिडीन मॉलिक्यूल्स में हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी हो जाती है? 5। पाइरिडीन की बात करें तो पाइरिडीन एक हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स है, इस प्रकार से, ठीक है।
यानी कि यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये है नाइट्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसे कहते हैं, इस प्रकार से जो है इसको कहते हैं होमोसाइक्लिक, यानी कि यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, दिस वन भी कार्बन, हर एक में कार्बन है, इसे कहते हैं होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक जब सारे एलिमेंट एक ही प्रकार के हो लेकिन बीच में एक दूसरा आइटम्स आ जाता है, उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी ये क्या होगी, इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगी ये कितनी होगी, 5। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आगे मूव करें, आगे से सवाल है ना, सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। अभी थक गए, हम भी थक गए है ना, चलिए, बोर लग रहा होगा, बोर नहीं होना है। विच ऑफ द मेंशन्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा है जो इसमें से ट्रू। मेलामाइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स, यस, ये तो बिल्कुल सही। मेलामाइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द थर्मल क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स, नहीं, ये गलत है। मेलामाइन इज सिंथेसाइज्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ यूरिया, ये भी गलत है, नन ऑफ द मेंशन। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ओके, आगे मूव करें। आगे जो सवाल है ना, सवाल क्या है आपका, सवाल नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन है। बॉन्ड लेंथ यस, डाइपोल मोमेंट यस, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यस, यानी कि ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऑप्शन नंबर डी। Hyperconjugation, question number 51. Hyperconjugation involves the delocalizations of dash. Hyperconjugation में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 52. The phenomenon which two or more structures involving identical position of atom can be returned for a particle molecules is called resonance. क्वेश्चन नंबर 53. द वेट ऑफ डिटर्जेंट इन वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर में डिटर्जेंट का वेट कितना होता है, 15 से 30%। ठीक है, क्या हो जाती है, 15 से 30%। आप ये सोच रहे हो वॉशिंग पाउडर है दैट में 100% डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट की मात्रा उसमें से सिर्फ 15 से 30% रहती है। आगे देखते हैं, आगे जो सवाल है हमारा, सवाल है सवाल नंबर 54। विच टाइप ऑफ कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम लोग किसे कहते हैं, जब डबल बॉन्ड हो, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जब दोनों क्लोरीन क्लोरीन दोनों एक साइड में हो, इसे कहते हैं सिस। अगर इस प्रकार से है, देखिएगा, ये है क्लोरीन और इधर भी है क्लोरीन, इधर है हाइड्रोजन और इधर है हाइड्रोजन, दोनों अपोजिट साइड में है, इसे कहते हैं ट्रांस। हालांकि ये हम आप लोगों को स्टार से भी पढ़ाएंगे। ओके, सिस दोनों एक साइड हो, इसे कहते हैं सिस। मतलब जब आप इसका नामकरण भी करोगे ना, तो इसके नाम के आगे आप क्या लगा दोगे, सिस। इसका भी नामकरण करोगे तो इसके नाम के आगे ट्रांस। क्यों, क्योंकि दोनों क्या अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट में है ना, CL एक दूसरे के अपोजिट में है और ये CL दोनों एक ही साइड में है। अब देखिए, सिंगल बॉन्ड अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन। डबल बॉन्ड अवेलेबल है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, क्या इसमें ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल है, नहीं। साइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अलाउड है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा जवाब, ट्रिपल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल, आगे जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में हमारा ये कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 55, the orbitals that are resulted from sp hybridization, how the s character and p character के परसेंटेज के लिए। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन में आपसे पूछा है s कैरेक्टर और p कैरेक्टर के परसेंटेज। sp है ना, sp हम लोग sp को लिख सकते हैं S1P1, है कि नहीं, S1P1। s का कैरेक्टर पूछा है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, s का कितना है, 1 डिवाइडेड बाई ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। परसेंटेज पूछा है इंटू 100, 50 क्या हो जाएगा, 50%। ओके, अब परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर बोला है,
पी कैरेक्टर क्या हो जाएगा 1/2 पी का कितना है 1 दैट इज 1 बाई 1 + 1 1 + 1 2 इंटू 100 ये भी क्या हो जाएगा 50 ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50-50%। ओके यदि आपसे पूछा जाए मैं आपको ऐसे ही पूछ रही हूँ ठीक है यदि आपसे सवाल में पूछा जाए सवाल में क्या पूछेगा sp3 ठीक है सवाल में पूछा sp3 में s का परसेंटेज कितना है p का परसेंटेज कितना है s का कितना है 1 यानी कि s के बारे में आपसे पूछे s का परसेंटेज यानी कि 1 बाई ये 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा ये 25 एस की परसेंटेज कितनी है 25%। ओके पी की कितनी है पी की कितना है 3 है ना 3 बाई 3 + 1 4 इंटू 100 25 इंटू 3 75 इसी प्रकार से आप जवाब दे सकते हो ना। आगे देखें आगे 2-3 क्वेश्चंस और हैं। ए मोनोमर इज रिएक्टेड ठीक है क्वेश्चन नंबर 56 मोनोमर इज रिएक्टेड विथ ओके हमारे पास ये सवाल दिया है मोनोमर ए इज रिएक्टेड विथ मोनोमर बी ठीक है सवाल क्या दिया हमारा in boiling methanol to form a salt. The salt dissolved in water with a little amount of acetic acid, then processed in autoclave at different temperature and pressure. Monomer A is bifunctional monomer having amine group. What is the name of the monomer B? देखिए मोनोमर ए के बारे में क्या कहा है बायोफंक्शनल मोनोमर हैविंग एमीन ग्रुप मोनोमर बी ए के बारे पूछा है ठीक है मोनोमर ए के बारे पूछा है आपका क्या पूछा है जिसकी बायोफंक्शनल क्या है एमीन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 NH3 है एमीन ग्रुप है ना ये NH3 अब ये हो गया हमारा मोनोमर ए के बारे में पता लग गया ये हमारा ए ठीक है। अब बी क्या है हमारा बी आपका क्या हो जाएगा इसमें एडिपिक एसिड यानी कि इस प्रकार से 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 COOH ये है आपका एडिपिक एसिड ये आपका क्या है मोनोमर बी मोनोमर ए क्या है NH3 ओके अगले सवाल की ओर देखते हैं यानी कि ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर ए एडिपिक एसिड। अगला सवाल की ओर देखते हैं अगला जो सवाल है हमारा क्या सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैट का एग्जाम्पल क्या ग्रेसिल ये नहीं होगी वेजिटेबल घी आपका सही जवाब होगा क्या होगा सही जवाब वेजिटेबल घी। दूसरा है आपका what is the bond angle of HCH in methane molecules मीथेन मॉलिक्यूल्स इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है कुछ इस प्रकार से होती है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल शेप यानी कि आप ट्राइपॉड देखिए और ट्राइपॉड ऊपर एक कैमरा रहता है ऊपर एक कैमरा रहेगा है ना और नीचे में क्या रहता है उसके पाँव रहते हैं ट्राइपॉड का एक अच्छा उदाहरण है CH4 ठीक है। अब इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है ना वो कितनी की होती है 109 कहीं कहीं 109.28 रहता है या फिर कहीं कहीं 109.5 रहता है
आगे देखिए सवाल, आगे जो सवाल है यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। आगे जो सवाल है, सवाल देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल बॉन्ड वे डिस्क्राइब्ड बाय कौशल एंड लेविस। लेविस और कौशल के द्वारा कौन सा बॉन्ड को डिस्क्राइब किया गया है? आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। द आयुपेशी नेम ऑफ द फॉलोइंग, आयुपेशी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका आयुपेशी नाम बताए। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करना है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन की ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। कार्बन नंबर 1 में क्या है? 1 में आपकी है क्लोरो, है ना। उसके बाद 3 में क्या है आपकी? ब्रोमो। हमने आपको क्या बताया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्रांच चेन को लिखोगे, इसके बाद मेन चेन को लिखोगे, है ना। ब्रांच चेन प्लस मेन चेन, यही बताया है। अब ब्रांच चेन एंड मेन चेन, ये क्लोरो और ब्रोमो ये दोनों तो ब्रांच है ना, और मेन चेन ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स है कि नहीं। ये दोनों, एक ब्रोमो और ये क्लोरो, ये दोनों क्या है? ब्रांच है, और बाकी क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर से मेन चेन में है। अब हम ये क्लोरो और ब्रोमो में किससे आगे करेंगे? ये डिपेंड करता है किसमें? ये 1 और 3 पर नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिपेंड करेगा किसमें? ये हमारा डिपेंड करेगा किसमें? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, यानी कि सी और बी, क्लोरो का सी, ब्रोमो का बी, दोनों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आगे कौन होता है? सी आता है या फिर बी आता है? बताएं मुझे, दोनों में आगे कौन आता है? बी आता है। तो हम लोग 3 ब्रोमो आगे लिखेंगे, उसके बाद 1 क्लोरो लिखेंगे। इसके बाद ये साइक्लिक स्ट्रक्चर से ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए हम क्या लगा देते हैं? साइक्लो। इसके बाद कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। 6 कार्बन के लिए हम लिखते हैं हेक्स, यही है ना। अब मेन चेन में हम क्या लिखते हैं? अल्क नेम, बॉन्ड नेम एंड फंक्शनल ग्रुप, यही है फंक्शनल ग्रुप। अब अल्क नेम क्या है? हमारा हेक्स। बॉन्ड नेम क्या है? सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड है ना साइक्लिक स्ट्रक्चर में, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? इन। कहीं कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, कहीं दिख रहे हैं? 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। ओके, इसी सब के साथ में आज की क्लास को यही ड्रॉप करते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी धन्यवाद।